हेलो एवरीवन। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ स्पाइरो कंपाउंड्स देख रहे थे जो काफी इंपॉर्टेंट था। खासकर समझना उसको काफी इंपॉर्टेंट था क्योंकि स्पाइरो कंपाउंड्स में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट था। ये सब चीज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरल केसेस में स्टीरियो केमिस्ट्री बता देना आसान होता है, लेकिन ये सब स्पेशल केसेस में आता है। स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलीन, क्यूमुलिन, स्पाइरो कंपाउंड्स, एल्किलिडीन, साइक्लोअल्केन्स, बाइफिनाइल्स, ये सब स्पेशल केसेस है क्योंकि देखिएगा कि नीट में भी एक बार बाइफिनाइल का क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग बाइफिनाइल इज ऑप्टिकली एक्टिव। वो हम लोग आगे देखेंगे स्टेरिक रिपल्सन पढ़ने के बाद। लेकिन तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सब चीज आपके एलीन का क्वेश्चन, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एलीन, एलीन का क्वेश्चन आपका आईआईटी में आ चुका है। तो ये सब चीज काफी इंपॉर्टेंट है और इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए। आप पहले आइसोमेरिज्म में पढ़ चुके हैं नो डाउट, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं अपने इन लेक्चर्स में। तो देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन। अब आप भूलिएगा एल्काइलाइडीन किसको बोलते हैं, एल्काइलाइडीन किसको बोलते हैं, साइक्लोअल्केन्स विथ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। Cycloalkane with exocyclic double bond C double bond C is referred to as alkylidene cycloalkane। अब ये भी आपको नहीं समझ में आएगा कि एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड किसको बोलते हैं। कोई भी रिंग हो, मान लीजिए कि ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो इसमें दो तरह का डबल बॉन्ड हो सकता है, एक इंडोसाइक्लिक, एक एक्सोसाइक्लिक। इंडोसाइक्लिक मतलब रिंग के अंदर और एक्सोसाइक्लिक का मतलब रिंग के बाहर। तो देखिए ये डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है, तो इसी डबल बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर यही डबल बॉन्ड रिंग के अंदर में रहता तो उसको बोलते हैं इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो साइक्लोअल्केन्स विथ एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इज नोन एज एल्किलिडीन साइक्लोअल्केन। ये आपका एल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन हो गया। ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, एल्काइलिडीन साइक्लोअल्केन। अब इसका हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे। तो देखिए हम लोग एल्किलिडीन साइक्लोअल्केन देख रहे हैं। ये केस देखिए, अब इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो लास्ट डे हम लोग देख रहे थे स्पाइरो कंपाउंड्स, स्पाइरो कंपाउंड्स का स्टीरियो केमिस्ट्री। वहां हमने क्या बोला था कि एक रिंग को आप लोग एक सी डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट ट्रीट करिए। यू नीड टू ट्रीट अ रिंग इक्विवेलेंट टू 1 CC डबल बॉन्ड। सो इसलिए यहां पे आपको एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है, एक डबल बॉन्ड सी है। तो इस पहले साइक्लोहेक्सेन को आप क्या करिए, सी डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट ट्रीट करिए। और यही साइक्लोहेक्सेन एक बाहर वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये सी डबल बॉन्ड सी वो किसके साथ, किसी और के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है।
So this molecule is equivalent to एक रिंग को C डबल बॉन्ड C के इक्विवेलेंट, और बाहर में डबल बॉन्ड C है तो डबल बॉन्ड C लिखती है। तो आपको क्या मिला, ये आप यहां देख सकते हैं कि ये जो मिला आपको, ये मिला मॉलिक्यूल with 2 consecutive double bond, known as, इसी को हम लोग क्या बोलते थे, एलीन। मतलब ये आपका मॉलिक्यूल एलीन के सिमिलर है, एलीन के इक्विवेलेंट है। तो जो एलीन में हम लोग काम करते हैं, एलीन का जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा वही इस मॉलिक्यूल का भी मेरा स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा। मतलब कहने का मतलब एलीन क्या है आपका, एलीन नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल, and if POS is absent, shows optical isomerism and is optically active। एलीन एक नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल है जिसमें अगर पीओएस मौजूद ना हो, आप देख चुके हैं ये सब, पीओएस मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद ना हो, मतलब हर एक टर्मिनल कार्बन का दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स और एटम क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर सेम हो जाएगा तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होने के लिए यहां हर एक टर्मिनल कार्बन के पास अलग अलग ग्रुप होना चाहिए और एटम होना चाहिए, मतलब ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी ना पीओएस एब्सेंट होगा। और यदि प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है और मॉलिक्यूल मेरा नॉन प्लेनर है, वो कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि डाइसिमेट्रिक मॉलिक्यूल ऑलवेज शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और मॉलिक्यूल, इन ऑर्डर फॉर ए मॉलिक्यूल टू बी डाइसिमेट्रिक, अगर मॉलिक्यूल को डाइसिमेट्रिक बनाना है तो उसको नॉन प्लेनर होना जरूरी है, उसमें किसी भी तरह का प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होना चाहिए, और तभी वो मॉलिक्यूल मेरा क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। समझ पा रहे हैं आप? तो एलीन के लिए का केस तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हैं। तो इस मॉलिक्यूल को आप एलीन की तरह ट्रीट कर सकते हैं। उसी तरह से स्पाइरो कंपाउंड में भी हर एक रिंग को हमने क्या बोला था, एक सी डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट ट्रीट करने। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि अगर वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है कि हर एक टर्मिनल एंड पे कार्बन के पास दोनों सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स और एटम डिफरेंट होना चाहिए, इसके अलावा किसी और क्राइटेरिया की जरूरत नहीं है। केस कुछ भी हो, स्पाइरो कंपाउंड, एल्किलिडीन, साइक्लोएल्केन, सारे का केस आप ट्रीट कर सकते हैं इक्विवेलेंट टू क्यूमुलिन्स एंड एलीन्स। अगर इवन नंबर्ड क्यूमुलिन आ गया, इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड्स है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑड नंबर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो हमने आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में समझा दिया कि आप रिंग को एक सी डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट ट्रीट करिए और देख लीजिए किस टाइप का आपको क्यूमुलेटेड पॉलिन मिला, वो इवन नंबर्ड क्यूमुलिन मिला कि ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन मिला कि एलीन मिला। जो आपको मिला उस आधार पे आप सबका स्टीरियोकेमिस्ट्री जान रहे हैं कि ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है प्लेनर होने की वजह से, क्योंकि वहां स्पैटियल डिस्टेंस चेंज करता है। फिर इवन नंबर्ड क्यूमुलिन नॉन प्लेनर होने की वजह से अगर टर्मिनल कार्बन का दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट हो जाए हर एक टर्मिनल कार्बन का, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगा, और प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो ये दो केस आप दो केस को एक रेफरेंस मानिए और सारे केसेस को उसी दो केसेस के आधार पे सोचने का प्रयास करिए। तो आप इसको इसके आधार पे सोच सकते हैं। तो क्या सोच सकते हैं,
यहां ये जो कार्बन है सिमेट्री तो बीचों बीच पास करता है। सिमेट्री एलिमेंट कहां से पास करता है? बीचों बीच पास करता है। तो यहां और इस सेंटर के अलावा हम सिमेट्री की बात करें तो यहां क्या होना चाहिए? अलग एटम और ग्रुप, इस कार्बन का भी और इस कार्बन का भी एटम और ग्रुप क्या होना चाहिए? अलग अलग। A शुड नॉट बी इक्वल टू B। और जब A और B बराबर नहीं है तो क्या होगा? दिस मॉलिक्यूल shows optical isomerism as it is similar to case of alene। समझने का प्रयास करिए। ये मॉलिक्यूल आपका क्या शो करेगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ये मॉलिक्यूल आपका किसके सिमिलर है? एलीन के सिमिलर, एलीन के केस के सिमिलर है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम इसको और अच्छे से समझना चाहें, एलीन को रेफरेंस ना मानते हुए भी अगर हम चाहें तो इसको समझ सकते हैं। कैसे समझ सकते हैं? ये ए बी बोल दीजिए, क्योंकि ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल के लिए, चाहे ज्योमेट्रिकल हो चाहे ऑप्टिकल हो, वो दो अलग अलग केसेस हैं, लेकिन हर एक टर्मिनल कार्बन, हर एक एंड कार्बन जिसके अलॉन्ग प्लेन ऑफ सिमेट्री पास करा रहे हैं आप, उसका दोनों एटम और ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए। A should not be equal to B, A should not be equal to B, क्योंकि यहीं से ना आप B से सिमेट्री का एलिमेंट पास करा सकते हैं। अब इसको समझने का प्रयास करिए। इसकी ज्योमेट्री की हम बात कर रहे हैं। यहां C डबल बॉन्ड C है, तो C डबल बॉन्ड C से जुड़ा हुआ सारा एटम, सारा ग्रुप एक प्लेन में लाई करेगा। तो इस C डबल बॉन्ड C से एक साइक्लिक रिंग है, वो भी एक ही प्लेन में लाई करेगा। इधर A और B है, तो जिस प्लेन में A और B लाई करेगा उसी प्लेन में ये साइक्लिक रिंग लाई करेगा, क्योंकि ये sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन से अटैच सारा एटम एक ही प्लेन में लाई करता है। आपको पता है कोप्लेनर होता है। तो मान लेते हैं कि ये A और B किसी दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है। A ऊपर है और B नीचे है। A आपकी ओर पॉइंट कर रहा है और B आपसे दूर जा रहा है। तो जब A और B ऊपर और नीचे हैं तो इधर भी दोनों एटम ऊपर और नीचे होगा, दोनों ग्रुप ऊपर और नीचे। तो इस रिंग देखिए, यहां इस रिंग को देखिए ध्यान से। ये वाला एंड ऊपर होगा, और ये वाला एंड आपका नीचे होगा। आप समझ सकते हैं, जब ये A और B ऊपर, तो जिस प्लेन में A और B उसी प्लेन में ये इसका बाकी दोनों बॉन्डेड ग्रुप होगा। अगर A ऊपर है B नीचे है तो इसका भी बॉन्डेड ग्रुप, एक ग्रुप ऊपर होगा दूसरा ग्रुप नीचे होगा। तो बॉन्डेड ग्रुप क्या बना रहा है? साइक्लिक रिंग बना रहा है। साइक्लिक रिंग भी क्या करेगा? आउट ऑफ द प्लेन लाई करेगा, कुछ हिस्सा ऊपर लाई करेगा, आपको दिखाई पड़ेगा, कुछ हिस्सा आपसे दूर नजर आएगा, नीचे की ओर लाई करेगा। तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं। अब देखिए, रिंग का हर एक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ये पता होना चाहिए कि इसका 4 बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड ऊपर हो गया, दूसरा बॉन्ड नीचे हो गया, तो रेस्ट ऑफ द बॉन्ड क्या होगा? प्लेन में लाई करेगा, ब्लैक बोर्ड के प्लेन में लाई करेगा, आपके कॉपी के प्लेन में लाई करेगा। यहाँ A और B आपके कॉपी के प्लेन से ऊपर है A और प्लेन के नीचे है B। यहाँ इस कार्बन का जो दूसरा, ये सारा कार्बन का जो बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ 2 बॉन्ड है, एक ऊपर हो गया एक नीचे हो गया।
इसका रेस्ट ऑफ द बॉन्ड एक प्लेन में लाई करेगा, क्योंकि हम वेज रिप्रेजेंटेशन में समझते हैं दो दो बॉन्ड प्लेन में, एक बॉन्ड अप द प्लेन आपकी ओर पॉइंट करता है और दूसरा बॉन्ड आपसे दूर जाता है या बिलो द प्लेन। तो जब ये दोनों बॉन्ड, एक बॉन्ड अप द प्लेन दूसरा बॉन्ड डाउन द प्लेन, तो रेस्ट ऑफ द बॉन्ड विल लाई इन द प्लेन, और जब बाकी बॉन्ड प्लेन में लाई करेगा तो ये है और ये बी है। तो मान लीजिए कि ये ए और बी आपका एक्स वाई प्लेन में है, ये ए और बी आपका वाई जेड प्लेन में होगा। तो अब देखिए इस ए से इस ए का दूरी और इस ए से इस बी का दूरी, हम आपको बताए थे एक पॉइंट कि किसी भी एक पॉइंट का, किसी भी प्लेन का किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे प्लेन का कोई भी दो पॉइंट बराबर दूरी पे होता है। तो देखिए ये ए किसी और प्लेन में है और ये ए और बी कोई दूसरे प्लेन में है, तो इस पॉइंट से ए और बी का दूरी जो कि किसी दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है वो क्या होगा, बराबर होगा। L1 इज इक्वल टू L2। अगर दोनों सेम प्लेन में लाई करता, जिस प्लेन में ये ए और बी लाई कर रहा है उसी प्लेन में ये और बी लाई कर रहा होता, तो दोनों का दूरी सेम नहीं होता, एक डायगोनल दूरी हो जाता है, एक साइड वाला दूरी हो जाता है, L2 ग्रेटर देन L1। लेकिन चूंकि दोनों अलग अलग प्लेन में लाई कर रहा है, तो किसी भी एक प्लेन के किसी भी एक पॉइंट से किसी भी दूसरे प्लेन का कोई भी दो पॉइंट बराबर दूरी पे होता है, तो L1 बराबर L2 और नो POS इज प्रेजेंट एज A इज नॉट इक्वल टू B। हम मान रहे हैं कि यहां A B के बराबर नहीं है, POS एब्सेंट। और जब POS एब्सेंट तो क्या हो जाएगा मेरा, दिस मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल मेरा ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो, केस इज सिमिलर टू द केस ऑफ एलीन। रिंग को एक सी डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट बोल दिया, इसको डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी के बराबर नहीं है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। तो ये था आपका एल्किलिडीन साइक्लोएल्किन का स्टीरियोकेमिस्ट्री। आगे वाला केस देख रहे हैं हम लोग। आगे देखिए अगला केस हम लोग ले रहे हैं कुछ ये, यहां डबल बॉन्ड के दोनों साइड हमने रिंग को लगा दिया, डबल बॉन्ड के दोनों साइड हमने क्या किया, रिंग को लगा दिया। अब इसको क्या करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, आप इक्विवेलेंट बना लीजिए ना इसका, क्यों इतना दिमाग लगा। इक्विवेलेंट टू, इस रिंग को क्या बोले थे, सी डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट ट्रीट करना, चलिए कर दिए। फिर ये डबल बॉन्ड लगा हुआ है इससे, चलो चलिए लगा दिए डबल बॉन्ड, किसके भाई, कार्बन है यहाँ। इस रिंग को भी क्या किसके इक्विवेलेंट ट्रीट करना, डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट, तो इसके भी इक्विवेलेंट एक डबल बॉन्ड आएगा। तो एक डबल बॉन्ड इसके इक्विवेलेंट, एक डबल बॉन्ड और है, एक डबल बॉन्ड और, मतलब टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स कितना आ गया, 3। केस ऑफ क्या, ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन, एक सी डबल बॉन्ड सी इसके लिए, एक डबल बॉन्ड पहले से है, फिर एक सी डबल बॉन्ड सी इसके लिए, सी डबल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड पहले से है किसके साथ, कार्बन के साथ, तो इसके लिए भी एक डबल बॉन्ड सी लिखना पड़ेगा, लिख दिया हम लोग। एक डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड, तीन डबल बॉन्ड, तीन लगातार डबल बॉन्ड, केस ऑफ ऑड नंबर्ड क्यूमुलिन क्या होता है भाई, ए बी पूरा ये प्लेनर है, पढ़े हैं आप, और ये साइड वाला दूरी, ये डायगोनल वाला दूरी, ये L2 ये L1, L2 is greater than L1, molecule shows geometrical isomerism,
इसलिए ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, दिस मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये मॉलिक्यूल आपका क्या शो करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसको चाहे तो और अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे हम लोग लास्ट एग्जांपल देखे थे। ये था केस ए बी ले लीजिए, क्योंकि हमको यहाँ एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मौजूद नहीं होना चाहिए। अगर ज्योमेट्रिकल भी है तो भी हर एक टर्मिनल एंड पे दो ग्रुप और आइटम अलग अलग होना चाहिए। तो ये ए और बी बराबर नहीं होना चाहिए, चाहे ऑप्टिकल हो चाहे ज्योमेट्रिकल, कोई भी केस लीजिए आप। अब इसको क्या करिए, ये सी डबल बॉन्ड सी है, तो इसका चारों, इस कार्बन का दोनों एटम और ग्रुप, इस कार्बन का दोनों एटम और ग्रुप, यहाँ ग्रुप ही है, एक ही प्लेन में लाई करेगा। तो मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड के प्लेन के बाहर है चारों एटम और ग्रुप, ये सी डबल बॉन्ड सी ब्लैक बोर्ड के प्लेन में नहीं है। इसका जो बॉन्डेड एटम है ये ऊपर, क्या बोल रहे हैं, ये कार्बन सी डबल बॉन्ड सी से बॉन्डेड चारों एटम और ग्रुप इस प्लेन में लाई नहीं कर रहा है, दूसरे प्लेन में लाई कर रहा है, और बट ये बोर्ड के प्लेन में नहीं लाई कर रहा है, बोल रहे हैं क्या, हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहा है। तो एक ऊपर हो जाएगा, दूसरा नीचे, तो इस साइड भी एक ऊपर और दूसरा नीचे। अब देखिए तो दोनों ग्रुप जिस साइड लाई कर रहा है, जिस प्लेन में लाई कर रहा है, इसका भी दोनों ग्रुप उसी प्लेन में लाई कर रहा है। जानबूझ के हम लोग दूसरा प्लेन ले लिए ताकि हम बॉन्ड को समझ सके कि आखिर जो टर्मिनल एंड पे जो बॉन्ड है वो किस प्लेन में लाई करेगा। तो आपको पता है बेसिक रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई दो बॉन्ड है, एक ऊपर है दूसरा नीचे है, तो रेस्ट ऑफ द बॉन्ड प्लेन में लाई करेगा। यहाँ भी रेस्ट ऑफ द बॉन्ड प्लेन में लाई करेगा। ए हो गया ये बी, ये ए हो गया ये बी। अब दोनों का दूरी लीजिए, यहाँ साइड से दूरी L1, डायगोनल का दूरी L2, क्योंकि जिस प्लेन में ये ए और बी लाई कर रहा है उसी प्लेन में ए और बी लाई कर रहा है, मतलब ये दोनों लाई कर रहा है, लाइज इन द सेम प्लेन। ए और बी, इस कार्बन का ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहा है वही उसी तरीके से इस कार्बन का ए और बी भी उसी प्लेन में लाई करेगा, मतलब लाइज इन द सेम प्लेन। मतलब तो क्या हो जाएगा, साइड के अलॉन्ग मूव करिएगा तो L1 दूरी, डायगोनल के अलॉन्ग मूव करिएगा तो L2 दूरी हो गया। L2 इज ग्रेटर देन L1, रोटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड। तो क्या बोलिएगा, दिस मॉलिक्यूल विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये मॉलिक्यूल आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो इस तरह से हमने एलीन, क्यूमुलिन, स्पाइरो कंपाउंड, एल्किलिडीन, साइक्लोएल्कीन, सारे का स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोग अच्छे से देख लिए। अब हमारा काम है कुछ क्वेश्चंस को देख लेना। क्वेश्चन है मेरा, प्रिडिक्ट the type of isomerism possible in the following cases:
If not, if it is so, यदि आइसोमेरिज्म संभव है तो आप बताइए कि किस तरह का आइसोमेरिज्म इन केसेस में संभव है। पहला ले रहे हैं हम लोग, दूसरा ले रहा है, चौथा ले रहे हैं हम लोग, पांचवा ले रहे हैं, यहाँ छह केसेस लिया है हमने, और यहाँ हमको दिखना है, प्रिडिक्ट करना है कि यदि आइसोमेरिज्म संभव है तो कौन सा आइसोमेरिज्म संभव है। तो पहला केस सिंपल है, एलीन वाला केस, दो लगातार डबल बॉन्ड, HCH3 सेम नहीं है, HCH3 सेम नहीं है, डिफरेंट है, मतलब POS एब्सेंट, दो लगातार डबल बॉन्ड, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां देखिए आप, इस कार्बन, इस रिंग को आप C डबल बॉन्ड C के इक्विवेलेंट ट्रीट कर दीजिए, रेस्ट ऑफ द बॉन्ड भी डबल बॉन्ड C, यहाँ ये कार्बन डबल बॉन्ड C के साथ बॉन्ड बना रहा है, यहाँ CH3H है, यहाँ CH3H है, ये दोनों डिफरेंट, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली एक्टिव। यहां इसको ट्रीट करिए, C डबल बॉन्ड C, फिर ये डबल बॉन्ड अगले के साथ बनाएगा C, इसके करस्पॉन्डिंग C डबल बॉन्ड C, इसके करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड C, इसके भी करस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड C, Cl Br Cl, ये दोनों डिफरेंट, तीन लगातार डबल बॉन्ड, Cl Br डिफरेंट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑड नंबर ट्यूमुलिन में। यहां देखिए आप, इसको भी डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C के इक्विवेलेंट ट्रीट करिए, वो आगे वाला डबल बॉन्ड बना रहा है दूसरे रिंग के डबल बॉन्ड C के साथ, अरे भाई एक डबल बॉन्ड, दूसरा तीसरा डबल बॉन्ड, तीन लगातार डबल बॉन्ड, हर एक टर्मिनल एंड पे क्या है, यहाँ CH3H डिफरेंट, लेकिन यहाँ H और H सेम हो गया, नो आइसोमेरिज्म, क्योंकि H और H सेम नहीं होना चाहिए टर्मिनल एंड पे, जिसके अलॉन्ग POS पास कराइएगा, ये दोनों ग्रुप और एटम कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। यहां देख लीजिए आप, एक डबल बॉन्ड C, दो डबल बॉन्ड C, मतलब एलीन के इक्विवेलेंट, Cl Br Cl Cl, अब फिर दोनों सेम हो गया, मतलब ये मॉलिक्यूल POS कंटेन कर रहा है, नो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकली इनएक्टिव।
यहाँ देखिए सी डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट, एक रिंग, दूसरा भी रिंग, सी डबल बॉन्ड सी के इक्विवेलेंट, मतलब दो लगातार डबल बॉन्ड, BrCl डिफरेंट, CH3H डिफरेंट, एलीन का केस, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा स्टीरियोकेमिस्ट्री समझ में आया होगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग स्टेरिक रिपल्सन पढ़ेंगे।